आज मैं उस योजना का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो सफल बच्चे हैं वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन के कोरना क्षेत्र से कर रहा हूं। मैं शिक्षा मंत्री जी की बात सुन रहा था और मैं नदौन की जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा कि जब भी चुनाव का वक्त आया आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना है, हमारी सरकार उस दिशा से दिन रात कार्य कर रही है। पिछले दिनों हमारी बैठक हुई, हम और शिक्षा मंत्री जी, हमारे संसदीय सचिव आशीष पटेल जी, रोहित ठाकुर जी, सबने कहा कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या सुविधाएं हो और गांव के बच्चे को में विश्वास की किरण कैसे भरी जाए। इस दृष्टि से जब मैंने पहला अपना बजट रखा उसमें हमने ये कहा कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, जहां बच्चों को खेलने की सुविधा भी होगी और खाने की सुविधा भी होगी, और शाम को अपने घर जाए, माँ बाप की जो संस्कार है उनको सीखे और आने वाले समय में वो एक आत्मविश्वास भरकर जब उस स्कूल से निकलेगा तो जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमेशा सक्षम होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इस योजना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रदेश को जब सत्ता मिली उस सत्ता में हम आर्थिक बदहाली के दौर में थे। आर्थिक बदहाली के दौर से आज भी गुजर रहे हैं। ऊपर से प्रकृति की इस मार ने हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर ढाया है जो अपने जीवन काल में 50 वर्ष के इतिहास में इस पीढ़ी के लोगों ने कभी अभी देखा ना होगा। और पहली आपदा 7 से 11 जुलाई के बीच में आई, जिसमें का निरीक्षण किया और 75,000 पर्यटकों को और 15,000 गाड़ियों को हमने 48 घंटे में वहां से निकाला। और जो संचार की सुविधाएं थी, जो सड़कें टूट चुकी थी, पीने की पानी की समस्या थी, उनको भी 48 घंटे में हमने ठीक करवाया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। उसके बाद ठीक आजादी के एक दिन पहले पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक और ऐसा कहर ढाया। सोमवार का दिन था, शिमला की शिव पौड़ी में मंदिर में कुछ लोग प्रार्थना करने आए थे। सावन मास के अंतिम सोमवार को शिवलिंग को दूध चढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। 20 के करीब लोग उस आपदा में दबकर मर चुके थे। उसी दिन शिमला के एक और भाग में 7 लोगों की और मृत्यु हुई, 5 लोगों की और मृत्यु हुई और सब जगह पहाड़ियां टकरा गई, लैंडस्लाइड हर जगह हुए, 1200 के करीब सड़कें बंद हो गई। लेकिन हमने दिन रात के 12-12 बजे पर बैठकर अधिकारियों को दिक निर्देश देने के बावजूद, पैसे की तंगी के बाद भी कभी भी हमने ना तो किसानों को तंगी
आने दी, ना ही बागवानों को तंगी आने दी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदहाली में हो, जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, जिस प्रदेश की जनता पर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, 7th पे कमीशन तो आपको लागू कर दिया गया, लेकिन आपके 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां सरकार पर चढ़ी हो और प्रदेश के सभी नागरिकों पर, जो यहां सभागार में भी बैठे लोग हैं, आप पर तकरीबन 94,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हो, उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऊपर से ये आपदा पड़ी और तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 390 के करीब लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात को सोए हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फसलों को नुकसान पहुंचा। 13,000 के करीब घर या तो टूट गए या अधूरे टूटे हैं। 500 के करीब घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कितनी भेड़ बकरियां, जितने भैंस गाय सब मृत्यु के काल में समा गए हैं। जिसका घर चला जाता है, जिसका घर टूट जाता है, पाई पाई जोड़कर उसने अपना घर बनाया होता है, और जब घर को नुकसान होता है तो उसके दिल पर, उस परिवार पर क्या बीतती होगी ये वो परिवार का घर जानता है। जिसकी जिंदगी को छीन लिया जाए और जिसके परिवार से जिंदगी चली जाए, उस परिवार को पता चलता है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हम जिंदगी वापस नहीं ला सकते। जो जीवन लीला खत्म हो चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम तो उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन जो परिवारों के घर टूटे हैं, बिल्कुल भी रहने लायक घर नहीं है, यह सरकार का वादा है कि चाहे हमें राहत मिले ना मिले, पर हिमाचल के हरेक व्यक्ति को जिसका घर टूटा है, जिसका घर नहीं है, हिमाचल सरकार का यह वादा है, एक एक पाई जोड़कर खर्चे कम करके उनके घरों को बसाएंगे, उनको राहत पहुंचाएंगे। हम बार बार केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। बार बार हमारी ये प्रार्थना रहती है। ये कोई आपदा हम पर नहीं आई है, आपदा जिस पर आई है उसके घर, वो आप अपनी आप बीती बता सकता है। हमें राहत के रूप में जल्दी ही केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है। 2 टीमें गई है, 2 बारी टीमें सर्वे कर चुकी है। पानी की योजनाएं पानी में बह गई है, सड़कें टूट चुकी है, सिंचाई की योजनाएं पानी में बह गई है, और इस जीवन को पटड़ी में लाने का दायित्व 8 महीने पुरानी इस सरकार के कंधों पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं। उनके नेता बार बार बयानबाजी करते हैं। जिस आर्थिक बदहाली में आपने प्रदेश को पहुंचाया है उसके लिए कोई दोषी नहीं है, आप लोग दोषी हैं। और जो आपदा राहत आज हमें नहीं मिल रही है उसके लिए भी कोई दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी है, जो अपने केंद्रीय नेताओं के पास जाकर ये नहीं कहते कि हिमाचल प्रदेश में 50 साल बाद इतनी बड़ी त्रासदी आई है, कुछ ना कुछ इस हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद कीजिए। वो दोषी है। एक बार भी किसी में हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, देश के गृह मंत्री जी से अनुरोध कीजिए, कम से कम हिमाचल के गांव के लोगों को और आप लोगों को तो देखिए। जो नेता चुनकर जाते हैं वो भी एक बार
ज्ञापन लेकर किसी नेता के पास नहीं गए। अब समय आ गया है, चुनावों के समय तो आपके पास आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। इस आपदा के समय आज जब हिमाचल के लोगों की आपकी जरूरत है, आप चुने हुए प्रतिनिधि है, जरूरत आपकी है, जरूरत जनता को आपकी है। इस दुख की घड़ी में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए 18 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया है। जो कुछ कहना होगा उस विधानसभा सत्र में हमसे सवाल पूछिए, हम हर एक बात का जवाब देंगे। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कह रहे हैं कि गारंटियों का क्या हुआ। हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में को दबाव के बावजूद हमारा पैसा रोक दिया गया, हमारे कर्ज की लिमिट को कम कर दिया गया, लेकिन हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, स्कूल में पढ़ने वाला शिक्षक, प्रत्येक नागरिक को जो हमने कहा था उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के लाकर अपनी पहली गारंटी को पूरा किया। आज ही मैं बयान देख रहा था, पहले मैं आपदा से निपटूंगा और हमको आपने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है और आने वाले समय में हम उन सभी गारंटियों को पूरा करेंगे, क्योंकि हम 5 साल के भीतर सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। लेकिन इस समय हम सब लोगों को उस गरीब और आम परिवार के पीड़ित के साथ खड़े होने की जरूरत है, जो अपना सब कुछ उजड़ चुका, जिनका सब कुछ उजड़ चुका है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे, बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चेक दे रही हैं। कई रिटायर्ड, एक आदमी आया, वो सुंदरनगर से था, कहा मैंने जिंदगी भर, मुझे लोग बोलते थे चाय तो पिला दे, मेरे पास सिर्फ ये 11 लाख है, मैं 11 लाख की एफडी तोड़कर इस आपदा में उन पीड़ितों की मदद करने के लिए दे रहा हूं। और ऐतिहासिक लोग इकट्ठा होकर हमें चंदा दे रहे हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे का एक एक पैसा उन आपदा प्रभावित परिवारों को जाएगा, और जो अपने हमारे और भी संसाधन हैं वो भी हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार अपने खर्चे का कर और मदद करवाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आज समाज का एक ऐसा वर्ग है, इस समाज में दो तीन वर्ग ऐसे हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, कभी अपनी मांग नहीं कर सकते थे। हमने हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों को, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लाई है। प्रत्येक पढ़ाई करने वाले बच्चे को या पढ़ाई नहीं करने वाला बच्चा भी होगा, उसे 4,000 रुपया हर महीने की पॉकेट मनी मिलेगी। उसका शुभारंभ हो चुका है। हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के माध्यम से वो सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। मेरे मन में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, इन सब की सुविधा के बारे में मैं सोचता रहता हूं। अभी भी मैं देख रहा था, एक बच्चे ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं मंच पर आकर कुछ कहना चाहता हूं। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा, सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण दिव्यांग बच्चों को दे रखा और उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी जितने दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 500 रुपया महीने का मिलता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपया महीने करने जा रहा हूं। ये अगले बजट में
इसको इसमें शामिल कर दिया जाएगा और बच्चों को 1,000 रुपया महीना, चाहे वो छोटी उम्र का, उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारी सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में भ्रष्टाचार होता था, गिने चुने लोगों को पेपर बांट दिए जाते थे, अभी जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई ऐसे पेपर हैं जो बेचे गए हैं। हमने उस पर कार्रवाई की और दोषियों को गिरफ्तार किया। मैं देखता हूं कई नेता हम पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने कहा जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जगह राज्य चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका ऑफिस हमीरपुर में होगा। 6,000 टीचरों की भर्ती उसके माध्यम से की जाएगी। अभी हमारी कैबिनेट होने वाली है। 3,000 वन मीटर हम अभी अपॉइंट करने जा रहे हैं। 1200 के करीब एक स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, जो चिट्टे की तस्करी, हर प्रकार की तस्करी रोकने के लिए सक्षम हो, उस प्रकार की एक फोर्स को हम स्वीकृति देने जा रहे हैं। इसी साल हम तकरीबन 10,000 भर्तियां करने जा रहे हैं। हमारा थोड़ा समय आपदा के कारण लग रहा है, क्योंकि आपदा से निपटना है, लेकिन ये भर्तियां और अगले 2 महीने के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का राज्य चयन आयोग है उसका गठन करके उसमें परीक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। कोई नकल की लीक नहीं रहेगी, कोई पेपर की लीक नहीं रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं काम करेंगे कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा से पुलिस भर्ती करवा दी। हम जो भी भर्ती होगी वो कंप्यूटर के माध्यम से होगी। सुबह बच्चे पेपर देंगे और 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और जिन बच्चों की पिछले 8 महीने से 2 साल से रिजल्ट पेंडिंग है, हम उनकी उम्र में भी एक्सटेंशन देंगे कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी सरकार आम परिवार की सरकार है, गरीब के लोगों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी हम बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। 32 विधानसभा क्षेत्रों में पहले कभी नहीं था, इस बार 32 आदर्श विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर जगह गायनी का डॉक्टर दिया, एनेस्थीसिया का डॉक्टर दिया, पेडियाट्रिक्स का डॉक्टर दिया और सर्जरी का डॉक्टर दिया, ताकि कोई हमारी बेटी अगर गर्भवती होती है तो उसे यहां से दूर ना जाना पड़े, अपने घर के हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़े। ये सुविधा, और आने वाले समय में 36 जो संस्थान बचे वहां भी हम ये करने जा रहे हैं। तो आम लोगों तक पहुंचना ही हमारी सरकार का दायित्व है। नदौन में इस क्षेत्र में मैं जो गर्ल्स हॉस्टल बनना है, जो गवर्नर की डाइट का, उसके लिए हमने बिल्डिंग के लिए और कामों के लिए मैं 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। जल्दी ही हमारे युवा साथियों को हम एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जहां शूटिंग होगी, जहां शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए युवा साथियों को मौका मिलेगा, जहां स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल होगा, जहां खेल खेलने के लिए बच्चे इधर उधर ना जाए, बॉक्सिंग की सुविधा होगी। इस प्रकार का एक स्टेडियम हम नदौन में जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। हमीरपुर में भी पूरे जिला में हम आने वाले समय में जो भी सड़कों को
पहले उसको स्ट्रेंथ करेंगे और हमीरपुर में हर जगह अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। अभी हमने नदौर में पीजीडीसीए शुरू किया, एमए इंग्लिश शुरू किया, एमए पॉलिटिकल साइंस शुरू किया और वोकेशनल कोर्सेज भी वॉक स्टार्ट कर दिया है। मैं पिछले दिनों हमीरपुर गया, वहां भी मैंने कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किया ताकि डिजिटल स्मार्ट क्लासेस में हमारे बच्चे पढ़ सके। किसी चीज में पूरे हिमाचल प्रदेश में हम ये सब चीजें भी ये नदौर में नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम ये चीजें करने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास एक के बाद एक आपदा आई है, अब उस आपदा की चुनौतियों का सामना भी हमने ही करना है। हम लोग इन चुनौतियों का अगर सामना करेंगे और जो नीतियों में हम बदलाव करके आए हैं, जो व्यवस्था हमने परिवर्तित की है, आने वाले समय में आप देखेंगे 4 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली प्रदेश होगा। मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, क्योंकि मुझ में जो नीतियों में बदलाव हुआ उसके द्वारा विश्वास बना है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हिमाचल के लोग रोजगार मांगने नहीं जाएंगे, रोजगार उपलब्ध करने वाले बनेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप देख रहे हैं, हमने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। माइनिंग वालों पर हमने लगाम लगाई, वन कटुए थे उन पर हमने लगाम लगाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने बहुत बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे अधिकारी जो सालों तक एक ऐसी जगह बैठे रहते थे, हमने उनका भी स्थानांतरण कर दिया है। पुलिस विभाग में रिफॉर्म होने जा रहे हैं और जब हम बदलाव करेंगे, जब हम सुधार करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे को पीछे आगे बढ़ने से पीछे हटने का रास्ता जल्दी तय होगा अगर हमने सुधार नहीं किए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री जी का, मंच पर विराजमान सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम दृढ़ संकल्प है कि आने वाले 6 महीनों में वो चीजें शुरुआत की जाए और 2 साल में वो धरातल पर दिखाई दी जाए। इसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से, जो बच्चे हैं, इन दिव्यांग बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज मैं सिर्फ आपको 1000 रुपया पर महीना घोषित करके जा रहा हूं सोशल वेलफेयर के द्वारा, लेकिन आपको क्या सुविधा मिलेगी उसको मैं समझूंगा और उसके बाद उस सुविधा का लाभ हमारे इन बच्चों को पहुंचे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से इस चीज को देखूंगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपने प्रदेश की